मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये जो 2 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इनको हमें भर करके और 6 फरवरी तक स्कूल में उसके बाद जमा करनी है। तो ये जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं, इसमें जो ये विज्ञान दी गई है, आज हम इस विज्ञान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, इसके प्रश्न के उत्तरों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है पाठ 4 ऊष्मा, और इसमें है प्रश्न क्रमांक 1 कि सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार प्रक्रम द्वारा पहुँचती है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा प्रकाश आता है, तो ये किस प्रकार से यहाँ तक आता है, कैसे पहुँचता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमने बताया कि मीन्स का मेरिट परीक्षा में 7वीं में से भी आता है, इसलिए हमें इस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित की 7वीं की भी अभी से तैयारी रखना है, जिससे कि हम मीन्स का मेरिट परीक्षा में अच्छे से निकल सकें और हमें सरकार से 12,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलना प्राप्त हो जाए। तो हमने जैसे बताया था कि यह कैसे मिलती है, हमने इसकी एक वीडियो आपको बताई थी। तो नहीं है मालूम तो आप फिर से देख लीजिए एक बार इसको। तो देखिए, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ नीचे देखिए ये लिखा हुआ है गणित वाले सर। आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्या करना, क्लिक। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर ये लिखा रहता है वीडियोज़। तो इस वीडियो को क्लिक कर दीजिए, तो सभी वीडियो जितनी इस चैनल पर मेरी डली हुई हैं वो आपको दिख, मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये सभी वीडियो आपको, ये सभी वीडियो दिखने लगी। ये देखिए, ये सभी वीडियो हैं। तो जिसमें वीडियो की बात कर रहा था कि ये मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित है, वो वीडियो ये है। इस वीडियो को आप खोल करके इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये 8वीं की परीक्षा, 8वीं में ही ये परीक्षा होती है मीन्स का मेरिट की। तो यह हमें अभी से तैयारी करके रखना है। ठीक, अब हम अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इसे हम देखते हैं अपने प्रश्न। तो ये देखिए, हमारा प्रश्न था कि सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार या किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो सूर्य की जो ऊष्मा है विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। ऊष्मा को स्थानांतरित करने के 3 माध्यम हैं, एक तो चालन, संवहन तथा विकिरण। इस प्रकार से हमारी जो ऊष्मा है यहाँ तक आती है। अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से ठंडी और गर्म वस्तुओं को छांटिए। ये आइसक्रीम है, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हल्दी जो रहती है उसको। तो यहाँ देखिए ठंडी वस्तुएं, और यहाँ मैंने लिख दिया गर्म वस्तुएं। तो इसमें ठंडी वस्तुओं में आइसक्रीम और फलों का रस आएगा, और गर्म वस्तुओं में जो है चाय के जो प्याले हैं उसमें रखी चम्मच, और तलने को उपयुक्त किसी बर्तन की हथी। ये ठीक। अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो उसमें सबसे पहले रहता है सेल्सियस में मापी जाती है एक माप, और एक माप जाती है फ़ारेनहाइट स्केल से। तो सबसे पहले हम सेल्सियस को देखते हैं। यह है 35 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तक मापी जाती है, और दूसरी जो फ़ारेनहाइट स्केल रहती है यह 94 से 108 डिग्री तक की रहती है। इस प्रकार से हम जो डॉक्टरी थर्मामीटर रहता है उसे हम इस प्रकार से देखते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है कि किन्हीं 2 ऊष्मा चालक व ऊष्मा रोधी पदार्थों के नाम लिखिए। तो ऊष्मा चालक ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन भी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। कुचालकों को ऊष्मा रोधी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसको देखिए। गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने में स्वाद क्यों लगता है। तो गर्मियों के मौसम में सूर्य का प्रकाश तेज होता है, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि हल्के रंग प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जिसके चलते गर्माहट कम हो जाती है। गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा का शोषण कर शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, और इसी तरह के जो वस्त्र रहते हैं, और सर्दी के मौसम में ठंड से राहत मिलती है इनसे। ठीक। अगला प्रश्न देखें। यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टर जो डॉक्टरी थर्मामीटर हैं इनके बीच समानताएं व अंतर को लिखिए।
तो यहाँ देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। आमतौर पर प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान का परिसर 10 से 110 तक रहता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का जो परिसर 35 से 42 सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि ऊष्मा चालक व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्मा संचरण की इस प्रक्रिया को जिसमें या जिसके माध्यम से कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, इसे संवहन कहते हैं। संवहन में पदार्थ के कण स्वयं ही अपने स्थान से हटते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, जब हम किसी पात्र में जल को गर्म करते हैं तो संवहन के कारण पात्र के नीचे वाले कण ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है कि सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसी का एक का चुनाव करेंगे, कारण स्पष्ट कीजिए। सर्दियों में एक मोटे कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन जो होता है ऊष्मा रोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, तो यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंड की जो प्रवेश है उसकी ओर विकसित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ क्या हैं। तो ये है वो जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसका हमें ये चित्र बना लेना है। और इसमें जो सावधानियाँ हैं वह देखिए, सावधानियाँ मैंने इस प्रकार से लिखी हैं, ये हैं सावधानियाँ। तो यहाँ देखिए, इसमें तापमान अथवा ताप की प्रवणता का माप करने वाले यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ताप मापने की विधियों की चर्चा करते हैं, तापमिति कहलाती है। तापमापी उपकरण अनेक सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं, लेकिन प्राय तापमापियों में किसी तरल पदार्थ के ऊष्मीय प्रसार के गुणों का उपयोग किया जाता है। इसे हम थर्मामीटर में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। तो ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 से जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। तो हमें इस प्रकार से ये जो है इस जल समीर और थल समीर का चित्र बना लेना है। ये हमने दो चित्र बनाए हैं, देखिए जल समीर और ये थल समीर। ये तुम्हें बना लेना है। दिन दिया है और यहाँ दिया गया है रात। तो यहाँ ऊपर उठती हुई वायु जो हमारी उष्ण वायु है वो है, और यहाँ पर देखिए इसमें ऊपर उठती हुई उष्ण वायु यहाँ दिखाई गई है। ये समुद्र तल है, इसमें भी देखिए ये समुद्र है, यहाँ अधिक दबाव रहता है, यहाँ कम दबाव रहता है। ये स्थल है, स्थल यानी हमारी ये जमीन है। इस प्रकार से ये यहाँ वायु दबाव दोनों में पड़ता है। तो यहाँ जो कम दबाव के कारण जो हमारी वायु रहती है इस प्रकार से जाती है और ये हमारी पृथ्वी की तरफ लौट जाती है, और इसमें समुद्र की वायु जो रहती है दिन में वो समुद्र की तरफ ही लौट जाती है। तो इसका विवरण देखिए, हमें इस प्रकार से करना है। इसकी व्याख्या जल समीर, ये दिया गया है जल समीर। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थलीय पवनों को हम जल समीर कहते हैं। दिन के समय जल समीर पर अधिक स्थल पर न्यून दाब स्थापित होने से यह हवाएं केवल दिन में ही चलती हैं। और थल समीर में क्या होता है? थल समीर में देखिए, थल समीर में समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को हम थल समीर कहते हैं, और रात्रि के समय जो थलीय भाग पर अधिक व समुद्री जल पर न्यून दाब स्थापित होने से ये हवाएं थल से जलीय भाग की ओर चलती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सभी 1 से लेकर के 10 ही जो हमारे इसमें प्रश्न दिए गए थे, इन सभी 10 ही प्रश्नों को हमने समझ लिया है और हमने अपनी वर्कबुक में लिख लिया है। यदि आपको ये सब समझ में आया है तो आगे हम अगली वीडियो के माध्यम से अगले पाठों को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसे लाइक शेयर करें, जिससे और बच्चों को, अपने साथ के जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि ये जो वीडियो हैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर
तुरंत मिल जाएंगी। आपको इसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।